अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, ठीक है बाबा। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जब कोई रेडिएशंस आ जाते हैं किसी मैटर के साथ वो इंटरेक्ट करें तो वो मैटर कभी उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कभी इवॉल्व कर लेता है। तो उस स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो spectroscopy is a branch of chemistry that deals with the interaction of radiations with the matter, कि वेदर वो मैटर उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट आउट कर रहा है। अगर वो एमिट आउट कर रहा है तो वहाँ से दो किस्म के स्पेक्ट्रम बन जाते हैं। एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम या फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा जो नाम होता है ना मेरे बच्चों, वो होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसे हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो अदर नेम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि ये यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा डिसकंटिन्यूस का। तो बच्चों, जब कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? वो लाइट जैसे सनलाइट होती है, ठीक है बाबा, या कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट है जैसे बल्ब है या कोई समेट सब्सटेंस से आप उसे हीट अप करो उसका फ्लेम बने, तो उस फ्लेम को हम स्लिट की मदद से एक शार्प बीम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो बच्चे काम होता है ना, प्रिज्म का काम होता है डिस्पर्शन कराना। प्रिज्म क्या कराता है? डिस्पर्शन। अच्छा सर, डिस्पर्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब रेडिएशंस आ जाते हैं, तो जो भी रेडिएशंस आते हैं वो अपने कंपोनेंट कलर्स या वेवलेंथ्स में वो टूट जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ वाइट लाइट या एनी लाइट passes फ्रॉम द प्रिज्म, प्रिज्म इज स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो जिस कलर की वो लाइट बनी है तो उन कलर्स में प्रिज्म उसे स्प्लिट कर देगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन यहाँ पे प्रिज्म भी कर रहा है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, तो वहाँ पे भी ये सेम प्रोसेस हो जाता है, ठीक है बाबा। अच्छा सर, हम इसे क्यों कहते हैं स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक ऐसी लाइन या बैंड या पट्टी हो इसमें मुख्तलिफ कलर्स लगे हों, तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। लाइन अ बैंड विच कंटेन डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, हर कलर। अच्छा, एक कलर दूसरे कलर से डिफर क्यों होता है? किस वजह से होता है? तो मेनली वो चेंज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेवलेंथ। तो हर कलर की अपनी वेवलेंथ का वैल्यू अलग होता है यहाँ पे। तो मैं अब कर रहा हूँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को ये, कि जब कोई लाइट आ जाए, स्पेशली पॉलीक्रोमेटिक लाइट, याद करें पॉलीक्रोमेटिक लाइट या सनलाइट या वाइट लाइट गिव्स अस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा सर, हम इसे क्यों कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? क्योंकि देखो यहाँ पे कलर कलर में डिफ्यूज है। हर कलर कलर आपस में मिला हुआ है, इनके बीच में कोई डार्क स्पेस, कोई गैप, कोई लाइन, कोई डेमार्केशन नहीं है। क्लियर बाबा? ये एक ट्रिक भी होती है याद करने की, विब ग्योर हम इसे कहते हैं, विब ग्योर। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो याद करें, जब कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट आएगी तो वहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और किसी भी एलिमेंट को जब एक्साइटेड स्टेट में हम लेके आए, स्पेशली गैसेस, ठीक है, एलिमेंटल जो गैसेस होती हैं, जब उनको हम हीट अप करेंगे तो उनका फ्लेम बनेगा। उस फ्लेम को हम स्लिट की मदद से यहाँ से शार्प बीम हम लेंगे। उसी बीम को जब हम पास करेंगे फ्रॉम द प्रिज्म, तो वो भी डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे टूट रहा है। अच्छा, इसका नाम हमने क्या रखा है? लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो सर, हम इसे क्यों कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? देखो, कलर के बाद कलर नहीं आ रहा, कलर्स आपस में डिफ्यूज्ड या मर्ज नहीं है, गैप आ रहा है, लाइनें आ रही हैं। तो इसीलिए इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक बात अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन 118 एलिमेंट्स का आप को हीटअप करें, एक्साइटेड स्टेट में लेकर आएँ फिर उसकी लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास कराएंगे तो 118 मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स बनेंगे। तो जैसे इससे पहले भी मैंने आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया था कि किसी भी एलिमेंट की जो पहचान होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होता है। तो उसी टाइम मैंने बच्चों को ये भी बताया था कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है या जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है वो भी फिंगरप्रिंट का काम करता है उस एलिमेंट का।
तो कभी भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो फिंगरप्रिंट्स है ना सेम नहीं आएंगे। मीन्स ये जो लाइन्स है ना, हाइड्रोजन की अलग होगी, सोडियम की अलग होगी, पोटेशियम की अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी। कभी भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो ये वाली लाइन सारी ना सेम नहीं होगी। जैसे दो मुख्तलिफ बंदे हैं इंसान उनकी फिंगरप्रिंट्स भी कभी मैच नहीं होगी, टेली नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी। तो फिंगरप्रिंट विल सर्व एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। बाय द सेम वे यहाँ पे ये होता है कि दीज लाइन्स विल सर्व एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या हुआ, उसका प्रोटॉन नंबर या उसका एटॉमिक नंबर या उसका लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे हम डिसकंटिन्यूअस या फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वाइंड अप कर रहा हूँ इस लेक्चर को। तो सर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कलर कलर में मिला होता है, ठीक है। सर डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, कलर्स के बीच में लाइन गैप या कोई डार्क स्पेस आ जाती है, तभी हम उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस। अच्छा सर, कौन सी लाइट जो होती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें देती है, तो बच्चों आपको हो गया पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिव्स अस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि एन एलिमेंट या गैसेस इन एक्साइटेड स्टेट गिव्स अस डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो बच्चों मेन टॉपिक है दैट इज़ अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है तो इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। क्लियर बाबा। तो हाइड्रोजन लैंप पे वो इमिट आउट करे पिंकिश कलर की लाइट, उसको हम रास्ता दे रहे हैं प्रिज्म में से। अच्छा, प्रिज्म यहाँ पे डिस्पर्शन का प्रोसेस करेगा तो डिस्पर्शन के बाद क्या होगा मेरे बच्चों, मुख्तलिफ किस्म की लाइनें आ जाएंगी। तो अनलाइक द वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, हाइड्रोजन इमियन कंटेन ओनली अ फ्यू वेवलेंथ। अच्छा, फ्यू वेवलेंथ का मकसद यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि एक कलर एक वेवलेंथ, दूसरा कलर दूसरी वेवलेंथ। तो हर कलर की वेवलेंथ क्या होती है मेरे बच्चों, अलग होती है। तो अनलाइक द वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहलाती है और वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगी। उसमें 7 कलर होते हैं, वायोलेट से लेकर रेड तक। और कलर कलर में क्या होगा, डिफ्यूज। ऐसे नहीं होगा कि डार्क स्पेस फिर कलर फिर गैप फिर कलर फिर गैप फिर कलर। तो अगर गैप आ जाए तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। और वो हमेशा एलिमेंट्स या गैसेस फॉर्म में जब एलिमेंट्स आते हैं तो वहाँ से होता है। क्लियर बाबा। तो अनलाइक द वाइट लाइट, हाइड्रोजन इमियन कंटेन ओनली फ्यू वेवलेंथ या फ्यू कलर्स rather than a full rainbow of colors were seen in the polychromatic light या white light। क्लियर। तो ये भी वही सेम है कि अच्छा कौन से कलर्स आ जाते हैं यहाँ पे, चार। तो वायलेट कलर आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लू ग्रीनिश आ रहा है और रेड कलर। तो सातों कलर्स में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से हमें कितने कलर्स मिले, सिर्फ 4। ये भी आप याद कर लें, क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक एंड्री टेस्ट का है ना दैट इज़ हाइड्रोजन एटम या स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो बुक में हमारे नोट्स हैं वहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है कि वो हाइड्रोजन गैस इज हीटेड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ लो प्रेशर, इट एमिट्स रेडिएशन। अच्छा, जब रेडिएशंस बाहर जाएंगे, देखो एक मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाता है, समझो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी मिट आउट करेगा। जो एनर्जी मिट आउट होती है वही प्रिज्म या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास होती है, तब जाके बन जाता है स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो एक्साइटेशन में स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी मीन वाली। जब रिलैक्सेशन होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, तब जाके बच्चों फॉर्मेशन ऑफ हो जाती है स्पेक्ट्रम की। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बाल्मर। ठीक है बाबा। ये याद कर लें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय डैश, लाइमन, बाल्मर, पासन या ब्रैकेट या पिफन। ठीक है बाबा। तो आप क्या कहोगे, बाल्मर। तो 1885 में एक साइंटिस्ट था बाल्मर, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और उसने जो लाइनें आ रही थी ना, वो स्पेक्ट्रोमीटर के किस रीजन में उसने देखी, तो आप कहेंगे विजिबल रीजन। आगे मैं आपको मुख्तलिफ रीजन्स पढ़ाऊँगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स आ जाते हैं, जैसे समझो कि रेडियो वेव्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर IR आता है, विजिबल आता है, UV आता है, एक्सरे आते हैं, फिर आखिर में गामा रेजेस आ जाएंगे। वो भी एक स्लाइड में मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आप समझ जाओगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, तो देट वाज दी बाल्मर। साल कौन सा था, 1885। अच्छा, किस रीजन में उसने इन लाइंस को ऑब्जर्व किया था, UV रीजन में, अल्ट्रावायलेट में, IR इंफ्रारेड में या विजिबल रीजन में। तो आप कहोगे बच्चे विजिबल रीजन में। ये भी एंट्री टेस्ट का MCQ हो सकता है। सर विजिबल रीजन की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके बच्चों 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। तो फ्रॉम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा सर, ये जो है ना ए के ऊपर, ये सर ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। दिस इज कॉल्ड एन एंगस्ट्रॉम।
और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फिर इस साइंटिस्ट ने वेव नंबर का वैल्यू मालूम किया, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब लाइन लगा दो तो उसे हम कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल सॉरी वेव नंबर इज इक्वल आर एच। इस आर एच को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इससे हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। जैसे इससे पहले मैंने आपको मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ाया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर वहाँ से जब इक्वेशन बनाई तो हमने एच प्लैंक्स कांस्टेंट लिया था। तो यहाँ पे भी हमने एक कांस्टेंट ले लिया है आर एच। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये भी एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू हो सकता है कि डैश इज द वैल्यू ऑफ रेड कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको हो गया 109,678 पर सेंटीमीटर। वेव नंबर क्या होता है? 1/, वेवलेंथ, और वेवलेंथ का यूनिट यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ है। मोस्टली मीटर भी होता है, तो 1/मीटर भी हो सकता है या 1/सेंटीमीटर भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद बाल्मर के बाद दूसरा साइंटिस्ट था लाइमन। उसने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया तो उसने उन लाइनों को कहाँ पे ऑब्जर्व किया? इन द यूवी रीजन। इस यूवी रीजन को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायोलेट रीजन। तो शाबाश, सेव कर लें। तो आगे इसकी कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये वही सेम बातें हैं कि द स्टडी ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड अर्ली सक्सेस इन द क्वांटम मैकेनिक्स। कि मैक्स प्लैंक से काम शुरू हो गया था, फिर बाल्मर, लाइमन और मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए। द एटॉमिक हाइड्रोजन इमियन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस विद द वेवलेंथ गिवन बाय द रेडबर्ग फार्मूला। ये वही सेम फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे ये पर मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है बाबा, और ये पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो एंट्री टेस्ट में अगर मीटर में पूछे तो ऊपर वाला वैल्यू, अगर पर सेंटीमीटर में पूछे तो ये वाला वैल्यू। The observed spectral lines in the hydrogen spectrum are due to the atomic transition between the different energy levels। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा, इस लाइन की वजाहत है कि जैसे न्यूक्लियस से बाहर मैंने बोला लाइंस होती हैं, जब ऊपर से नीचे आता है इलेक्ट्रॉन तब जाके फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम होती है, क्योंकि एनर्जी मिट आउट होगी। जब नीचे ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी मिट आउट होगी, फिर उसी एनर्जी को जब हम प्रिज्म में से पास कराएंगे तो मेरे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम हो जाती है। तो याद करें, एक्साइटेशन से फॉर्मेशन ऑफ इमियन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, रिलैक्सेशन से होती है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है। क्लियर? इसी इसी में से एक आगे स्लाइड है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली स्लाइड। तो ये जो था ना अपना बाल्मर, बाल्मर के बाद कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे ये पहले ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो मैं आपको समझाता हूँ। तो लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज़। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने N1 लिखा हुआ है कि सर व्हाट इज़ N1? N1 जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रुके, और N2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन 1 पे आके रुक रहा है तो जंप कहाँ पे करेगा? 1 से ऊपर, माना 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, या इन्फानाइट किसी भी एनर्जी लेवल या शेल से इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके 1 पे आ जाए तो उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज़। अच्छा, लाइमन सीरीज़ किस रीजन में, सॉरी, किस रीजन में आ जाती है? तो उस रीजन को हम कहते हैं यूवी रीजन या अल्ट्रा वायोलेट रीजन। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन आके 2 में रुके, सेकंड लेवल पे रुके। अच्छा, सेकंड से ऊपर क्या कौन सा होगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, माना 2 से ऊपर क्या होगा? 3। तो 3, 4, 5 कहाँ कहीं से भी एनर्जी लेवल से जंप करके 2 में आके रुके तो उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे? बाल्मर सीरीज़। अच्छा, बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में आ जाती है? ये भी एंटी टेस्ट का एमसीक्यू बन सकता है। आप कहेंगे सर विजिबल रीजन। अच्छा, उसके बाद अगर 3 में आके रुके तो 3 से ऊपर क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, इस तरीके से। अच्छा, अगर चौथे शेल पे आके रुके तो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़। हाँ, अगर 5वें में ऊपर से आके 5वें में रुके तो उसे हम क्या कहेंगे? पी फंड सीरीज़। अच्छा, जब 5वें में रुकेगा तो 5 से ऊपर क्या होगा? 6, 7, 8, 9 एंड इनफाइनाइट शेल्स। अच्छा, नीचे वाली जो 3 सीरीज़ें हैं, पासकन से, ब्रैकेट या पी फंड सीरीज़, ये तीनों IR रीजन में आ जाती हैं। सर IR रीजन क्या होता है? इंफ्रारेड रीजन होता है। तो विजिबल के लेफ्ट तरफ IR होता है, विजिबल के राइट तरफ UV होता है। तो IR की फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू UV। आगे एक स्लाइड है, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा रिवाइज कर दूँ आपको। सर N1 क्या होता है? जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रुके। सर N2 क्या होता है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे। क्लियर? तो बहुत आसान चीज़ है कि सर हम कैसे याद करें? सिर्फ आप ये सीक्वेंस याद करें। सबसे पहले आप रखोगे लाइमन को, फिर बाल्मर, फिर पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड। जो इनका सीरियल नंबर है दैट इज़ द नंबर ऑफ N1। याद कर लो। बहुत ही आसान ट्रिक है कि सीरियल नंबर विल बी द नंबर ऑफ N1। N1 क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुके। अच्छा, अगर 1 पे रुक रहा है तो इससे ऊपर क्या है? 2, 3, बना N2 बहुत आसान है N1 का अगर पता चल जाए तो N1 1 है तो इसके ऊपर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या इनफाइनाइट। अच्छा, 2 से ऊपर क्या होगा? 3 से ऊपर क्या होगा? 4 से ऊपर क्या होगा? 5 से ऊपर क्या होगा? 6। बाकी ये 3 रीजन है फिलहाल यहाँ पे, तकरीबन 6 से 7 रीजन हैं, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सिर्फ 3 रीजन का जिक्र है। यूवी रीजन, अल्ट्रा वायोलेट, विजिबल रीजन और नियर इंफ्रा होता है, फार इंफ्रा होता है और दूसरा फार इंफ्रा होता है।
अच्छा कहाँ पे आपको मिड आई आर भी मिलेगा, मीन्स नियर आई आर, मिड आई आर, और आखिर में क्या होता है, फार आई आर। ये एमसीक्यू। अच्छा एमसीक्यू कैसे बन सकता है, कि डेमो दे रहा हूँ कि लाइमन सीरीज in case of hydrogen spectrum is observed in a dash region. Option number 1 UV region, option number 2 visible region, option number 3 IR region, option number D all of these. तो आपको हो गया UV region। या अगर आपसे पूछे कि बाल्मर सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन द डैश रीजन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप क्या कहोगे, UV, विजिबल या IR, तो यू विल से विजिबल। या पास्ट एंड ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज वर ऑब्जर्व्ड इन द डैश रीजन, नंबर 1 UV, विजिबल या IR, तो आप क्या कहोगे, IR। इस तरीके से MCQ आएगा इस एंट्री टेस्ट में। या ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने स्टडी किया, आप कहोगे सर बाल्मर। देखो तो लाइमन में क्या है, मैंने कहा था लाइमन सबसे पहले लिखी हुई है, तो N1 का वैल्यू क्या होगा, 1। अच्छा 1 से ऊपर क्या होगा, मीन्स इनफाइनाइट से आ सकता है, 10 से आ सकता है, 8 से आ सकता है। अच्छा रुकेगा आगे कहाँ पे, 1 पे, मीन्स 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से एंड ऑनवर्ड, कहीं से भी ऊपर से जंप करके 1 पे आके रुके तो उस सीरीज़ को हम कहते हैं लाइमन सीरीज़। हाँ अगर 2 पे रुके तो 2 से ऊपर क्या होगा, 3 से आए, चौथे से आए, 5वें से, छठे, 6, 7, किसी भी एनर्जी लेवल से आके जंप करके 2 में आके रुके तो मेरे बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज़ को बाल्मर सीरीज़। अच्छा 3 पे आके रुके, 3 से ऊपर क्या है, चौथे से आए, 5वें से, छठे, 7 या 8, किसी भी ऊपर वाले शेल से जंप करके 4 में आ जाए तो पास्कल सीरीज़, ऊपर से जंप करके अगर 4 पे आ जाए तो ब्रैकेट सीरीज़, 3 पे पास्कल, अगर ऊपर से जंप करके 5 पे आ जाए तो उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, पी फंड सीरीज़। अच्छा जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन जो बाल्मर ने स्टडी किया था वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। क्लियर। उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे फार्मेशन ऑफ इमियन स्पेक्ट्रम होती है। तो याद करो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाते हैं तो फार्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं होगी यहाँ पे इमियन वाली, जब ऊपर से नीचे आएंगे तब जाके लाइन स्पेक्ट्रम की फार्मेशन होगी। क्यों कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी इमिट आउट करते हैं, एक्सो एनर्जी को होते हैं, और वही एनर्जी जब प्रिज्म में से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से पास होगी तो डिस्पर्स होगी इनटू डिफरेंट कलर्स। जो लाइंस होती हैं वो काम करेंगी, सर्व करेंगी एज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट रीजन, कि वो अब IR में आ रहा है, विजिबल में आ रहा है, या अपना UV में आ रहा है। तो तकरीबन मोस्टली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये कुछ एक्स्ट्रा है, मीन्स आउट ऑफ सिलेबस है, मगर है इंपॉर्टेंट, भले आप इनको समझ लें। जैसे वेवलेंथ क्या होता है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। सर एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन पॉइंट से ऊपर जो हाइट है इस वेव की उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ द साइकिल्स पर सेकेंड, ये वेव कितने से साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कर रही है ये वेव, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ वाट, नंबर ऑफ साइकिल्स, एक साइकिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इज़ 4 हर्ट्ज़। यहाँ पे जो HZ होता है ना, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइकिल्स पर सेकेंड से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे साइकिल्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ये 9 ले रही है वेव, ये 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नंबर 1 इज़ वेरी मच हाई एज़ कम्पेयर टू वेव नंबर 2। अच्छा यहाँ पे देखो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इन तीनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा स्पीड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, स्पीड, स्पीड जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको पढ़ाया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की, ठीक है बाबा। तो ये EMR की भी होती है, जैसे गामा रेज या एक्स रेज हो गए। क्लियर। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, तो इन तीनों का रिलेशनशिप इनवर्स होता है विद द वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ कम होगी तो सब ज़्यादा होंगे, अच्छा ये बढ़ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। माना सिर्फ यहाँ पर वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, विद द फ्रीक्वेंसी, विद द एनर्जी, विद द वेव नंबर। क्लियर बच्चा। तो ये भी स्लाइड अच्छी है, आप इसको सेव कर लें, फिर रीड कर लेना आप इसको। अच्छा यहाँ पे विजिबल रीजन 380 to 750 रखा है, मगर हमारे बुक के अंदर जो वैल्यू रखा है ना बच्चों वो 400 to 700 नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर है, ठीक है। वो वहाँ पे मैंने एंगस्ट्रॉम लिखा है 4000 से 7000। ये वही जो मैंने आपको कहा कि एनर्जी, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ रिलेशनशिप। अब देखो ना यहाँ पे अगर हम माइक्रोवेव से IR की तरफ आ रहे हैं, IR से ये तीनों IR हैं, इन रीजन्स को हम क्या कह रहे हैं, IR रीजन। अच्छा IR से आगे क्या कौन सा होगा, विजिबल रीजन। अच्छा विजिबल से आगे कौन सा होगा, UV, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अच्छा इस तरफ कौन सा होगा, इस तरफ होगा माइक्रोवेव्स।
तो बात को समझे, अगर हम माइक्रोवेव्स की तरफ से जा रहे हैं यूवी की तरफ, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, वेव नंबर भी इंक्रीज होगा। जब तीनों इंक्रीज हो रहे हैं तो चौथा जो टर्म मैंने आपको वेवलेंथ कहा था, ये फोर्थ वाला, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि देखो वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इनके वैल्यूज़ देखो, 33, 330, 33,000, 100, 12,800 मीन्स इंक्रीज हो रही क्या, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी देखो 12, 10 पावर 12, 10 पावर 13, 14, 10 पावर 40 मीन्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बाबा। एनर्जी भी देखो 10 पावर -22, -21, -20 माइनस, क्योंकि पावर जितना माइनस में कम होगा उतना ही नंबर वो ज़्यादा होता है। माना फ्रॉम माइक्रोवेव्स, ये देखो पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, एंटी टेस्ट आएगा, एंटी टेस्ट का ये एमसीक्यू हो सकता है कि एनर्जी का आपसे वो सीक्वेंस पूछेंगे। सीक्वेंस देंगे ना, कभी यूवी आगे होगा, कभी आईआर बीच में होगा, कभी विजिबल बाद में डालेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे किसकी, यूवी की, विजिबल की, आईआर की, माइक्रोवेव की, या एक्सरेज की, या गामा रेज की। तो ये सीक्वेंस आपको रटनी है बच्चों, याद करनी है कि हो सकता है कि इस एंट्री टेस्ट में इसमें सीक्वेंस में से सीक्वेंस ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो होते हैं ना बच्चों, स्पेशली फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर या वेवलेंथ, क्योंकि ज़्यादातर ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करते हैं। तो याद करो, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा वेवलेंथ में आपको दिखाता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माइक्रोवेव से लेके यूवी तक। देखो यहाँ पे 3 × 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁷। देखो पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वैल्यू वो कम होगा, माना ये कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा और ये ज़्यादा। माना वेव लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, जबकि ये लेफ्ट टू राइट तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त स्लाइड है, इसको भी आप याद कर लें, शाबाश, सेव कर लें। बाकी ये सीरीज़ है सारी, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट जिसे यूवी कहते हैं, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की। सबसे कम किसकी वेवलेंथ, गामा रेस की। बाकी एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो, वेव नंबर, वो सब किसके ज़्यादा होते हैं, गामा रेस के। तो ये सीक्वेंस याद कर लो, मीन्स ऐसे होगा कि एनर्जी इसकी ज़्यादा, इससे कम, इसकी इससे ज़्यादा, इस तरीके से सीक्वेंस आप ये पूरा रट लो। सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद करनी है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। देखो ना, ये इतनी बड़ी वेव लेंथ, जब वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ साइकिल कम होंगे, एनर्जी कम होगी। देखो यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ कम है बहुत, लेंथ ऑफ वेव इज़ वेरी मच लो। जब वेव लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ इमियन स्पेक्ट्रम, दो, एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा डिसकंटिन्यूस। उसके बाद स्पेशली हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल सरफराज वीएन को, और जो और स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं ताकि आएँ, फ़ायदा लें और इन सब बच्चों का फ़ायदा हो। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।